नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सेल्यूलर स्ट्रेस एंड इंजरी पर। मतलब कि कोशिकाएं जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई हैं, वो दबाव या चोट पर हम कैसे प्रतिक्रिया करती हैं। हमारे पास कुछ नोट्स और स्लाइड्स हैं। इनकी मदद से हम समझेंगे कि एक सामान्य कोशिका अपना संतुलन मतलब होम्योस्टैसिस कैसे बनाए रखती है, और फिर तनाव में वो कैसे डलती है, चोट लगने पर क्या होता है, और आखिर में सेल डेथ कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली स्लाइड है होम्योस्टैसिस पर। ये वो सामान्य स्थिति है जहां कोशिका अपना काम ठीक से कर रही है, अपने आसपास की कोशिकाओं के साथ तालमेल में है। बिल्कुल। और ये जो स्थिरता है, ये उसके मेटाबॉलिज्म, उसके डिफरेंशिएशन, इन सब चीज़ों पर निर्भर करती है। लेकिन सोचिए, जब कोशिका पर कोई दबाव बढ़ता है या हल्का तनाव होता है, तो उसे जीवित रहने के लिए कुछ बदलना पड़ता है। हाँ, यहीं से एडेप्टेशन की कहानी शुरू होती है। या फिर अगर तनाव ज्यादा है तो रिवर्सिबल इंजरी हो सकती है, और अगर वो भी सीमा पार कर जाए तो इरिवर्सिबल इंजरी, और अंततः सेल डेथ, नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस से। अच्छा, तो ये एडेप्टेशन क्या है? मतलब कोशिका ढल जाती है? हाँ बिल्कुल, एडेप्टेशन मतलब कोशिका अपनी स्थिति बदल लेती है ताकि वो बदली हुई परिस्थितियों में, मतलब तनाव में, जीवित रह सके। ये एक तरह का बचाव है। इसके मुख्य प्रकार हैं। पहला, हाइपरट्रॉफी। इसमें कोशिका का आकार बढ़ जाता है, जैसे कसरत से मांसपेशी का बढ़ना, या हाइपरटेंशन में दिल की मांसपेशी का मोटा होना। अच्छा, साइज बढ़ जाता है। हाँ। दूसरा है हाइपरप्लेजिया। इसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। संख्या, ओके। तीसरा है एट्रोफी। इसमें कोशिका का आकार और उसकी गतिविधि दोनों कम हो जाती हैं, जैसे कोई अंग इस्तेमाल ना हो तो वो सिकुड़ जाता है। और चौथा है मेटाप्लेशिया। इसमें एक प्रकार की कोशिका किसी दूसरे प्रकार की कोशिका में बदल जाती है, जैसे सिगरेट पीने वालों की श्वास नली में ऐसा होता है। दिलचस्प। और क्या ये बदलाव हमेशा रहते हैं? नहीं, अक्सर नहीं। अगर तनाव का कारण हट जाए तो ये एडेप्टेशंस वापस सामान्य हो सकती हैं। ये रिवर्सिबल होती हैं अक्सर। ठीक है, लेकिन अगर तनाव बहुत ज्यादा हो या कोई खतरनाक चीज हो, तब क्या होता है? तब होती है सेल इंजरी, सीधी चोट। ये तब होता है जब तनाव इतना ज्यादा हो कि एडेप्टेशन काफी न हो, या कोशिका को कोई जहरीला पदार्थ मिले, पोषण न मिले, या फिर कोशिका में ही कोई जेनेटिक या फंक्शनल समस्या हो। तो इसका एक क्रम होता होगा? हाँ बिल्कुल, क्रम कुछ ऐसा है। पहले एडेप्टेशन की कोशिश, फिर रिवर्सिबल इंजरी, और अगर स्थिति और बिगड़े तो इरिवर्सिबल इंजरी, और अंत में डेथ। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजरी में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, रिवर्सिबल इंजरी ने कोशिका में कुछ बदलाव आते हैं, जैसे सेल स्वोलिंग यानी सूजन, या फैटी चेंज। लेकिन अगर तनाव का कारण हटा दिया जाए तो कोशिका वापस ठीक हो सकती है। अच्छा। पर इरिवर्सिबल इंजरी में नुकसान इतना ज्यादा होता है कि कोशिका अब ठीक नहीं हो सकती। एक तरह का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाता है। इसमें कोशिका की झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन टूट जाती है और कोशिका की मृत्यु निश्चित हो जाती है। और ये मृत्यु, सेल डेथ, इसके भी तरीके हैं? हाँ, इसके मुख्य रूप से दो रास्ते हैं। पहला है नेक्रोसिस। ये तब होता है जब कोशिका को बहुत गंभीर चोट लगती है, जैसे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी। इसमें कोशिका अनियंत्रित तरीके से मरती है, फट जाती है, और अपने आसपास सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। ओह, तो इसमें इन्फ्लेमेशन होती है? जी हाँ। दूसरा रास्ता है एपोप्टोसिस। इसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहते हैं। ये बहुत ही व्यवस्थित तरीका है। कोशिका खुद ही एक तय कार्यक्रम के तहत अपने आप को समाप्त कर लेती है। इसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती। ये हमारे शरीर के सामान्य विकास और होम्योस्टेसिस के लिए बहुत जरूरी है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ। हाँ। और एक और प्रक्रिया है ऑटोफेजी। इसमें कोशिका, खासकर जब उसे पोषक तत्व कम मिलते हैं, तो वो अपने ही कुछ हिस्सों को पचाकर ऊर्जा प्राप्त करती है। ये भी एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। समझ गया। अब आते हैं इन चोटों के कारणों पर। क्या वजह होती हैं सेल इंजरी की? कारण बहुत सारे हैं। एक बहुत बड़ा कारण है ऑक्सीजन डेप्रिवेशन यानी हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी। हाइपोक्सिया कैसे? जैसे इस्कीमिया में होता है, जब किसी अंग में खून का बहाव रुक जाता है, या एनीमिया में, जब खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कोशिका ऊर्जा यानी एटीपी नहीं बना पाएगी, और ये बहुत जरूरी है। सही बात है। और क्या कारण है? फिजिकल एजेंट्स भी हैं,
जैसे सीधी चोट लगना, ट्रॉमा, बहुत ज़्यादा गर्मी या ठंड, रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रिक शॉक, ये सब सीधे सीधे कोशिका को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर आते हैं केमिकल एजेंट्स और ड्रग्स। इसमें बहुत कुछ शामिल है, जैसे वातावरण के प्रदूषक, कीटनाशक या फिर जहर जैसे आर्सेनिक, साइनाइड, और हाँ, अल्कोहल का ज़्यादा सेवन या कुछ दवाएं भी कोशिका को चोट पहुंचा सकती हैं। ये तो काफी लंबी लिस्ट है। और भी कुछ है? बिल्कुल, इन्फेक्शियस एजेंट्स को नहीं भूल सकते। वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगई, पैरासाइट्स, ये सब कोशिका में घुसकर या टॉक्सिन बनाकर नुकसान करते हैं। हाँ, बीमारियां। फिर है इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस। कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम गलती से हमारी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है, जिसे ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, या फिर बाहरी चीजों पर ज्यादा प्रतिक्रिया करता है। इससे भी सेल इंजरी होती है। अपनी ही सेना का हमला? हाँ, कुछ वैसा ही। जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज भी एक कारण है। जन्म से ही कुछ आनुवंशिक गड़बड़ियां होती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम या सिकल सेल एनीमिया, जो कोशिकाओं के सामान्य काम में बाधा डालती हैं। और खानपान, न्यूट्रिशन? हाँ, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस बहुत महत्वपूर्ण है। पोषक तत्वों की कमी, जैसे विटामिन्स की कमी या प्रोटीन की कमी, और दूसरी तरफ पोषक तत्वों की ज्यादती भी हानिकारक है, जैसे मोटापा या ज्यादा कोलेस्ट्रॉल। ये दोनों ही स्थितियां कोशिकाओं पर तनाव डालती हैं। अच्छा, तो जब चोट लगती है, मान लीजिए हाइपोक्सिया हुआ, तो कोशिका में ये बदलाव हमें दिखते कैसे हैं? मतलब माइक्रोस्कोप में? और कितना समय लगता है? देखिए, जो सबसे पहले बदलाव होते हैं वो मॉलिक्यूलर या बायोकेमिकल स्तर पर होते हैं। वो तो चोट लगने के कुछ मिनटों या घंटों में ही शुरू हो जाते हैं, जैसे एटीपी का कम होना। पर वो दिखते नहीं होंगे आसानी से? नहीं, वो आसानी से नहीं दिखते। जो बदलाव हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, जिन्हें मॉर्फोलॉजिक चेंजेस कहते हैं, उन्हें दिखने में थोड़ा समय लगता है। रिवर्सिबल इंजरी में, जैसे सेल स्वेलिंग या फैटी चेंज, ये कुछ घंटों में दिख सकते हैं। और इरिवर्सिबल इंजरी के बाद? इरिवर्सिबल इंजरी का जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, उसके बाद नेक्रोसिस के स्पष्ट संकेत दिखने में और समय लगता है। जैसे दिल के दौरे मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, इस्कीमिया के बाद नेक्रोसिस को पूरी तरह विकसित होने और दिखने में 4 से 12 घंटे या उससे ज्यादा लग सकते हैं। अपोप्टोसिस कुछ स्थितियों में जल्दी पहचाना जा सकता है, क्योंकि वो एक सक्रिय प्रक्रिया है। समझ गया। तो अगर हम पूरी कहानी को संक्षेप में देखें, कोशिकाएं सामान्य रूप से होम्योस्टेसिस में रहती हैं। हाँ। जब तनाव आता है तो वो अडेप्ट करने की कोशिश करती हैं, हाइपरट्रॉफी, हाइपोप्लेजिया, एट्रोफी या मेटाप्लाजिया के जरिए। सही। जब अडेप्टेशन काफी नहीं होता या चोट सीधी लगती है, तो पहले रिवर्सिबल इंजरी होती है। अगर वो ठीक नहीं हो पाती तो इरिवर्सिबल इंजरी होती है और फिर कोशिका की मृत्यु हो जाती है नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस से। एकदम सही सारांश है। और हमने देखा कि चोट के कारण कितने विविध हैं, हाइपोक्सिया से लेकर पोषण की गड़बड़ी तक। और नतीजा क्या होगा, कोशिका बचेगी, अडेप्ट करेगी या मर जाएगी, ये इस पर निर्भर करता है कि चोट किस तरह की थी, कितनी देर तक रही, कितनी गंभीर थी, और हाँ, खुद कोशिका किस प्रकार की है और उसकी उस समय की स्थिति कैसी थी। तो ये कोशिकाएं, ये छोटी सी इकाइयां लगातार अपने पर्यावरण के साथ एक तरह की जद्दोजहद में लगी रहती हैं। संतुलन बनाना, बदलना और चोट का सामना करना, ये चलता ही रहता है। बिल्कुल, और यही बात इसे इतना जटिल और दिलचस्प बनाती है। इतने सारे कारक हैं, चोट की प्रकृति, अवधि, गंभीरता, कोशिका का प्रकार, इन सब को देखते हुए किसी एक स्थिति में कोशिका का अंतिम परिणाम क्या होगा, इसका सटीक अनुमान लगाना वाकई कितना मुश्किल हो सकता है। ये आगे सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि कैसे ये सूक्ष्म स्तर की घटनाएं हमारे पूरे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं।